हम लोग अपने मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा आगे बढ़े, उससे पहले एक दो चीजें पीछे की छूट गई थी, हम लोग थोड़ा उनको नोट्स के रूप में देखते हैं। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे के रूप में उसको मनाया था। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो बंगाल का फेमाइन आया था 1943 में, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, एक और भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और उसी समय बंगाल में 1943 में एक भारी अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख के आसपास लोग उस भुखमरी में मारे गए थे। तो उस फेमाइन के कारण क्या थे? पहला था द नीड ऑफ फूड फॉर वास्ट आर्मी। इतनी बड़ी सेना, 25 लाख की सेना बना रखी थी ब्रिटेन सेना ने, और उसको भोजन पानी देने का पूरा जिम्मेदार भारत के किसानों पर ही था। तो काफी कुछ जो फूड है वो डाइवर्ट हो गया था, सिविलियन लोगों की जरूरत कम हो गई थी, आर्मी वालों को फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। दूसरा, मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स वर रिक्रूटेड इनटू आर्मी। ज्यादातर जो सैनिक थे वो कृषक थे, तो कृषकों की संख्या कम हो गई थी क्योंकि उनको आर्मी में रिक्रूट किया गया था। राइस इंपोर्ट्स फ्रॉम बर्मा एंड साउथ ईस्ट एशिया स्टॉप्ड। उस समय चावल वगैरह इंपोर्ट किया जाता था भारत में बर्मा से, साउथ ईस्ट एशिया के देशों से, उसको भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, क्योंकि वहां भी ज्यादा जरूरत थी, भारत में उसका इंपोर्ट बंद कर दिया गया था। ग्रॉस मिसमैनेजमेंट एंड नेग्लिजेंस, जब अकाल पड़ा तो सरकार ने उसका कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया, उसकी अनदेखी की और उसको एक सीरियस मुद्दा नहीं माना, जिसके कारण गंभीरता अकाल की और ज्यादा बढ़ गई। राशनिंग डिलेड एंड कन्फाइंड ओनली टू बिग सिटीज। राशन वगैरह के वितरण का काम तो किया गया, लेकिन बहुत देर से किया गया, और उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण शहरों में, पूरे बंगाल में नहीं किया गया। ये बड़े कारण थे। इनमें से कोई भी ऐसा एक कारण प्राकृतिक कारण नहीं है, इसलिए इतिहासकारों ने इसका जो फेमाइन 1943 का, उसको एंथ्रोपोजेनिक या मैनमेड अर्थात मानवीकृत अकाल की संज्ञा दी है। इस अकाल के कारण, एक तरफ अकाल था, दूसरे इस अकाल से जो लोग मर रहे थे उसके कारण अनेक प्रकार की कुपोषण और बीमारियां जो है वो फैल रही थी। ठीक है। तो एपिडेमिक्स, महामारी फैल रही थी, कोलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, इस प्रकार की बीमारियां फैल रही थी, जिसके कारण रफली 3 मिलियन 30 लाख लोग इसमें मारे गए थे। सरकार ने इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बैठाला था, उसका नाम रखा गया था वुडहेड कमीशन। उसके चेयरमैन थे जॉन वुडहेड, उन्हीं के नाम पर वुडहेड कमीशन या फेमाइन इंक्वायरी कमीशन 1944 का नाम इसको दिया गया था। इस कमीशन ने ब्रिटिश सरकार का पक्ष लिया और कहा कि ये जो अकाल आया है इसके प्राकृतिक कारण है, सरकार की तरफ से इसमें कोई ढील ढवाल और कोई मैनमेड कारण इसके नहीं है। तो वो तो सरकार का बनाया कमीशन था, उसी प्रकार से उसको रिपोर्ट देना था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखना है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट आईएनए ट्रायल्स। अब आईएनए के जो सैनिक थे उनके खिलाफ जब रेड फोर्ट में ट्रायल्स चल रहा था, तो भारत में जगह जगह उनके लिए धरना प्रदर्शन इत्यादि, विरोध प्रदर्शन इत्यादि किए जा रहे थे। तो ये आईएनए के लोगों के खिलाफ जो के पक्ष में जो विद्रोह भारत में हुए, नवंबर 1949 से फरवरी 1946 तक कई विद्रोह हुए, जिनमें 3 महत्वपूर्ण हैं। पहला, बाय फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और फॉरवर्ड ब्लॉक का ही एक स्टूडेंट विंग था, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर के, इसके अलावा इस्लामिक कॉलेज के छात्र जो ज्यादातर फॉरवर्ड ब्लॉक को सपोर्ट करने वाले थे, उन्होंने प्रदर्शन किया था नवंबर 1945 कलकत्ता में। दूसरा महत्वपूर्ण प्रदर्शन, स्टूडेंट विंग्स ऑफ मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और सीपीआई, ये 3 महत्वपूर्ण पार्टियां, और इन पार्टियों के जो स्टूडेंट विंग होते हैं, उन विंग्स ने मिलकर के भी 11 फरवरी 1946 को आईएनए के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया था कलकत्ता में ही। ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो आईएनए में मेंबर थे, राशिद अली। तो राशिद अली को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इसके विरोध में कलकत्ता में स्टूडेंट विंग्स ने यह प्रदर्शन किया था। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन था बाय रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स। रेटिंग्स का मतलब है इंडियन नेवी में काम करने वाले छोटे लेवल के कर्मचारी, जो जहाज को चलाने वाले होते हैं, जहाज में रिफिलिंग वगैरह करने वाले होते हैं, तो जो छोटे कर्मचारी, सेलर और उससे छोटे, ठीक है, उनको रेटिंग्स कहा जाता है। तो इंडियन रॉयल नेवी के छोटे कर्मचारी अर्थात रेटिंग्स के द्वारा एक विद्रोह किया गया था, जिसको रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी
रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट या बॉम्बे म्यूटनी या बॉम्बे रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बॉम्बे में ही ये शुरू हुआ था। ठीक है, 18 फरवरी 1946 को हुआ था, जिसमें 1100 रेटिंग्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी ऑफ HIMS तलवार। HIMS तलवार एक जहाज था ब्रिटिश इंडियन नेवी का, रॉयल इंडियन नेवी का, जिसमें कर्मचारी जो काम कर रहे थे उसमें 1100 भारतीय थे। उन्होंने मिलकर के एक स्ट्राइक किया था, एक प्रोटेस्ट किया था। किस किस बातों के अगेंस्ट में इनके द्वारा किए जाने वाले इस स्ट्राइक का कारण क्या था? कई कारण थे, जिनमें पहला कारण था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रॉयल इंडियन नेवी के अंदर जो सुपीरियर अधिकारी होते थे, बड़े अधिकारी, वो तो अंग्रेज होते थे, यूरोपीय होते थे, और जो छोटे लेवल के कर्मचारी होते थे वो भारतीय होते थे। और जो बड़े लेवल के अधिकारी वो छोटे लेवल के अधिकारियों को काला और अलूल जलूल गाली वगैरह करते थे, नस्ली भेदभाव किया करते थे, अपने समान उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता था। दूसरा कारण था उनकी एक तो सैलरी कम होती थी, दूसरा खाने की क्वालिटी व और कुछ भी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा सैनिकों को दिया जाता था वो सब घटिया स्तर का होता था। ठीक है, इन सब बातों को लेकर के भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। एब्यूज बाय सुपीरियर ऑफिसर्स, ठीक है, डॉग, पिग और भी कई अपना बास्टर्ड, इस तरह के शब्दों का प्रयोग भारतीय लोगों के लिए किया जाता था सुपीरियर अधिकारियों के द्वारा। INA ट्रायल्स, INA के लोगों के खिलाफ जो ट्रायल चल रहा था उसके विरोध में भी इन्होंने अपना हड़ताल किया था। यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन इंडोनेशिया डिमांडिंग देयर विड्रॉवल। इंडोनेशिया जो कि नीदरलैंड का हिस्सा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में नीदरलैंड ने ब्रिटेन का साथ दिया था, इसलिए नीदरलैंड में जब जापान ने हमला किया तो वहां पर भारतीय सेना को भेजा गया था। इसका विरोध भी ये लोग कर रहे थे। तो ये 5-6 कारण थे जिनके कारण इन्होंने, रॉयल इंडियन नेवी के जवानों ने हड़ताल कर दिया था, स्ट्राइक कर दिया था। ठीक है, द रेबेलियंस रेटिंग्स hoisted flags of Indian National Congress, मुस्लिम लीग, CPI etc. इन्होंने हड़ताल किया और तीनों झंडे एक साथ फहराए, जिसका मतलब था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं भारत में। ठीक है, आप हमें डिवाइड करने की कोशिश मत करो। तो इस एकता को दिखाने के लिए तीनों झंडे एक साथ इन विद्रोहियों द्वारा फहराए जाते थे। जब इन्होंने विद्रोह किया तो उसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से थे? सपोर्टेड बाय कॉमन पीपल, रॉयल इंडियन एयरफोर्स एंड ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इन्होंने इनको सपोर्ट किया था। ठीक है, एमंग दी पार्टीज, यदि उस समय की पार्टीज की बात की जाए तो केवल 2 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने इस विद्रोह का समर्थन किया था, और वो दोनों छोटी पार्टियां थी। जो 2 बड़ी पार्टी थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, उन्होंने इसका विरोध किया था। गांधी ने तो बड़े कठोर शब्दों में इसका क्रिटिसाइज किया था कि इस प्रकार से आजादी मिल ही नहीं सकती, ये सब लोग उपद्रव कर रहे हैं, कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती। तो 2 महत्वपूर्ण पार्टियां जिन्होंने इनको समर्थन किया था, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP, इन 2 पार्टियों ने ही इसका समर्थन किया था। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके अलावा अदर पार्टीज ने कोई भी सपोर्ट नहीं किया था, एक्सेप्ट CPI एंड अदर पार्टीज नॉट सपोर्टेड। मैं नोट लिखना भूल गया हूं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अदर पार्टीज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, सपोर्ट मैंने नहीं किया था, केवल 2 पार्टियों ने सपोर्ट किया था। ठीक है, स्ट्राइक्स इन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इसके अलावा जगह जगह पर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में जहां जहां इनको भर्ती किया गया था, जहां जहां इनके चेक पोस्ट वगैरह थे, जहां जहां इनके कैंटोनमेंट एरिया थे, वहां वहां सभी जगह पर धरना प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। नेवी में जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जहां पर इनके जहाज खड़े थे, जैसे कराची है, मद्रास है, अंडमान निकोबार, कलकत्ता, दिल्ली, कोचीन, विशाखापट्टनम, जामनगर, ये सब इंडिया में है। इसके अलावा इंडिया की नेवी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए अलग अलग जगहों पर गई थी, जैसे बहरीन, अदन और हांगकांग। यहां भी भारतीय जवानों ने स्ट्राइक कर दिया, काम करना बंद कर दिया, अपने ऑफिसर्स की बात मानने जो है वो बंद कर दिए, उल्टे हाथ से सैल्यूट मारते थे, ये दिखाने के लिए कि हम आपका सम्मान नहीं करते, हम आपका विरोध करते हैं। ये तमाम एक्टिविटीज जो है वो किया जा रहा था। रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक, इनको सपोर्ट करने के लिए रॉयल इंडियन एयरफोर्स के लोगों ने भी जगह जगह पर हड़ताल किया, और इंडियन एयरफोर्स के जो महत्वपूर्ण एयर बेसेस थे, बॉम्बे, पूना, ये पूना लिखा है यहां पर, ठीक है, बॉम्बे, पूना, अंबाला, कलकत्ता, जैसोर इत्यादि ये महत्वपूर्ण जगह हैं जहां पर रॉयल इंडियन एयरफोर्स के बेसेस थे, और इन्होंने भी स्ट्राइक कर दिया था।
द प्रोटेस्ट इन्वॉल्व ओवर 20,000 सेलर्स, यानी अगर इंडियन नेवी उसकी बात किया जाए तो 20,000 जो सेलर्स थे उन्होंने इस प्रोटेस्ट में भाग लिया था। 78 जहाज में काम करने वाले भारतीय जवानों ने काम करने से मना कर दिया था। लीडरशिप, इसमें इस विद्रोह का जो महत्वपूर्ण नेतृत्व किया था उसमें थे पूरन चंद्र जोशी, पीसी जोशी के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी थे, और अरुणा असफ अली, एकमात्र कांग्रेस के नेता जिन्होंने खुलकर के समर्थन किया था, अरुणा असफ अली। ठीक है। द म्यूटिनी वाज सप्रेस्ड, सरकार ने जो कदम उठाना था वो कदम उठाया, और बाकी जो बची हुई नेवी और आर्मी थी, इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, गुरखा रेजिमेंट जो कि बड़ा भक्त हुआ करती थी ब्रिटिश आर्मी का, कभी भी ब्रिटिश आर्मी को उसने धोखा नहीं दिया, लेकिन इस बार जब ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इनके सपोर्ट में लोग सड़कों पर उतर रहे थे, तो गुरखा रेजिमेंट ने भी गोली चलाने से इन निहत्थे लोगों पर मना कर दिया था। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस समय थी, और इन्हीं सब कारणों से अंग्रेजों को पता चल गया था कि गुरखा रेजिमेंट जैसे विश्वसनीय लोग भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब अब भारत से जाने का समय हो गया है। ठीक है। तो ये जो म्यूटिनी है इसको कुचल दिया गया था, और अल्टीमेटली सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने मीडिएट किया था, और 18 फरवरी को ये शुरू हुआ था, 25 फरवरी को फिर स्ट्राइक जो है वो खत्म कर दिया गया था। ठीक है। अब आउटकम, इसके परिणाम क्या निकले? रिलीज ऑफ आईएनए सोल्जर्स। इनकी एक मांग थी कि आईएनए सोल्जर्स को तुरंत रिलीज किया जाए, तो उनमें से वे आईएनए सोल्जर्स जिन पर किसी मर्डर का चार्ज नहीं था उन सबको रिहा कर दिया गया, और इसमें लगभग 11,000 आईएनए के सैनिक थे। दूसरा, इंडियन आर्मी विथड्रॉन फ्रॉम इंडो चाइना एंड इंडोनेशिया। इंडो चाइना माने वियतनाम, फिलीपींस में जो भारतीय सेना भेजी गई थी और इंडोनेशिया भेजी गई थी, उनको वापस बुला लिया गया। डिसीजन टू सेंड कैबिनेट मिशन, ब्रिटेन की सरकार ने भारत में चल रहे विद्रोह को शांत करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का योजना बनाया, और वो मार्च में कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आ जाएगा। फियरलेस एक्शन बाय मासेस वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ मिलिटेंसी इन द पीपल माइंड, इन द पॉपुलर माइंड। ठीक है। आम जनता के मन में डर निकल चुका था अंग्रेजी सरकार के प्रति, और वो खुल करके इसका विरोध कर रहे थे, और इस घटना के समय भी यही दिखाई दिया। इससे यह पता चल गया कि अब लोगों के मन में डर निकल चुका है, और अब वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, बल्कि मिलिटेंसी तरीके से हथियार लेकर के अब ये हमारा प्रदर्शन और हमारा विरोध करेंगे। रिवोल्ट्स इन द आर्म्ड फोर्सेस हैड अ ग्रेट लिबरेटिंग इफेक्ट ऑन माइंड्स ऑफ द पीपल। आर्म्ड फोर्सेस में, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयर फोर्स में, सभी जगह पर हमारे जो जवान थे, भारतीय जवान थे, उन्होंने विरोध किया। इसके कारण भारतीय जनता के मन में यह विश्वास जाग गया कि जब सेना ही साथ नहीं देगी तो अब हमारी आजादी निश्चित है। रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट वाज सीन एज एन इवेंट मार्किंग द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल एज फाइनली एज द इंडिपेंडेंस डे। रॉयल इंडियन नेवी में जो विद्रोह हुआ उसके चलते अल्टीमेटली भारत सरकार, ब्रिटेन की भारत सरकार विवश हो गई, और अल्टीमेटली आजादी उन्हें हमें देनी पड़ी। ये महत्वपूर्ण उसके आउटकम्स है। ब्रिटिश रिस्पॉन्स, ब्रिटिश सरकार ने क्या रिस्पॉन्स किया? 3 बड़े महत्वपूर्ण रिस्पॉन्स किए। सप्रेशन, इस विद्रोह को दबाने को चलने की कोशिश की गई। सम रिलैक्सेशन, कुछ छूट दिया गया, जैसे इंडो चाइना और इंडोनेशिया से सेना वापस बुला लिया गया, आईएनए के जवानों को रिहा कर दिया गया, ये कुछ छूट भी दी गई। फिर उनके मन में डर बैठ गया, क्योंकि अब आम जनता सशस्त्र विद्रोह करने पर तुली हुई थी, सेना साथ नहीं दे रही थी, पार्टीज डिवाइडेड थे। इन सब बातों से उनके मन में डर बैठ गया कि कहीं ऐसा न हो कि ये विद्रोह 1857 की विद्रोह की तरह फैल जाए, और चूंकि उस समय तो वो उतना ताकतवर नहीं था, इस समय ये बहुत ताकतवर है, तो ये डर उनके मन में बैठ गया था। इन तीनों बातों के चलते अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन भारत में भेजना पड़ा, जिसके क्या रिजल्ट हुए हम आगे देखेंगे। 2 बड़े महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है इन विद्रोह से, इस विद्रोह से संबंधित। पहला है लार्जर कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी रेंजिंग फ्रॉम द मिडिल ईस्ट टू फार ईस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश क्राउन। अंग्रेजों ने कहा कि ये जो आईएनए के सपोर्ट में रॉयल इंडियन नेवी ने जो विद्रोह किया था, ये कम्युनिस्ट पार्टी की एक षड्यंत्र है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने मिडिल ईस्ट यानी बहरीन, कुवैत, इन देशों से लेकर के फार ईस्ट यानी अपने फिलीपींस और
बर्मा इत्यादि तक उसको फैला दिया था। तो ये कॉन्स्पिरेसी है कम्युनिस्ट पार्टी की, ऐसा अंग्रेजों ने कहा। दूसरा एक स्टेटमेंट है, द ब्रिटिश वर फियर्ड ऑफ अ रिपीट ऑफ 1857 रिवोल्ट। अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि 1857 के विद्रोह की पुनरावृत्ति हो जाए, ठीक है। सिंस, क्योंकि दिस टाइम दे फियर्ड दे वुड बी स्लॉटर्ड टू द लास्ट मैन। इस बार उनको ये डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि अंग्रेजी सत्ता को जनता के हाथों में सौंप दिया जाए। स्लॉटर्ड टू द लास्ट मैन, लास्ट मैन का मतलब है जनता। कहीं ऐसा ना हो कि जनता के हवाले कर दिया जाए और फिर जनता तो वैसे भी मौके की तलाश में थी कि इन अंग्रेजों ने जो हमारा शोषण किया है उनका बदला हम ले। तो ये डर था उनको कि हम आम जनता के द्वारा मारे जाएंगे, ये डर उनके दिलो दिमाग में बैठ गया था, ठीक है। नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। RIN personnel begin to call themselves as Indian National Navy। जो रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल शब्द लगा है, इसका मतलब ये ब्रिटेन की नेवी। लेकिन जो नेवी में काम करने वाले भारतीय लोग थे, उन्होंने कहा हम ब्रिटेन की नेवी नहीं है, अब हम भारत की, आजाद भारत की नेवी है। और उन्होंने रॉयल इंडियन नेवी की जगह अपने आप को इंडियन नेशनल नेवी कहना शुरू कर दिया था, जो ये दर्शाता है कि अब हम ब्रिटेन से मुक्त हो चुके हैं, अब हम एक आजाद देश है, बस थोड़ी सी प्रक्रिया बाकी है। एंड ऑफर्ड लेफ्ट हैंड सैल्यूट। लेफ्ट हैंड सैल्यूट करने का मतलब होता है कि हम आपको नहीं मानते, ना हमारे आप ऑफिसर हो, हम आपका विरोध करते हैं। ये दर्शाने के लिए राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड से सैल्यूट किया जाने लगा था। कम्युनल यूनिटी पास एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब RIN का विद्रोह चल रहा था, उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने उनका साथ दिया था और भारत में उस समय कहीं पर भी कम्युनल दंगे वगैरह नहीं हुए थे। स्लोगन, इन लोगों ने विद्रोह किया तो कौन कौन से महत्वपूर्ण नारे लगाते थे? एक तो था इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वी शैल लिव एज अ फ्री नेशन। अब हम एक आजाद देश के रूप में रहते हैं, रहेंगे। अब हमें आपकी आजादी, हमें अपनी आजादी लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगला है टायरेंट्स योर डेज आर ओवर। ब्रिटेन को कहा जा रहा है तानाशाह तुम्हारा समय अब खत्म हुआ, ठीक है। इस प्रकार के नारे लगाए जाते थे। कुछ लोगों का कोर्ट मार्शल किया गया जिन्होंने भाग लिया था इसमें, और कुछ लोगों को डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस जिन लोगों को किया था उनके लिए एक शर्त रखी गई थी कि ये डिसमिस लोगों को कभी भी, जब भारत आजाद हो जाएगा और पाकिस्तान भी बन जाएगा मान लीजिए, तो ना भारत में ना पाकिस्तान में इनको किसी भी देश के आर्म्ड फोर्स में किसी प्रकार के पद में नहीं रखा जाएगा। इस शर्त में उनको केवल डिसमिस कर दिया गया था। कुछ का कोर्ट मार्शल किया गया था। रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स वर रिटन बाय इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। एक कल्चरल संस्था थी जिसका नाम था इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, IPTA। इसमें कुछ महत्वपूर्ण लोग थे जो क्रांतिकारी विचार के थे। उन्होंने कई क्रांतिकारी गीत इस दौरान लिखे, जिसमें सलिल चौधरी, उत्पल दत्त और हेमंत विश्वास, ये महत्वपूर्ण नाम है जिन्होंने गीत लिखे या उस गीत को म्यूजिक दिया, उस गीत को लोगों के द्वारा गाया जाने लगा था, ठीक है। अब हम ये पूरा टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम एक महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। अच्छा, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कहीं कहीं पर मैं थोड़ा सा क्रोनोलॉजी मेरा मिस्टेक हो गया है। आप जब नोट्स बनाएं, ठीक है, तो नोट्स में आप इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से काम कीजिएगा, ठीक है। मैंने जैसे ये घटना नवंबर 1945 में शुरू होती है, तो इस घटना से पहले एक महत्वपूर्ण घटना और घटी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। भारत में इलेक्शन हुए थे प्रोविंस के। उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था और कांग्रेस ने भी भाग लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कैबिनेट मिशन कंप्लीट करने के बाद इलेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो जब आप नोट्स बनाएं तो वो 1945 में, जो कि सितंबर अक्टूबर 1945 में वो इलेक्शन हुए थे, तो उस इलेक्शन को आप पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद में ये ट्रायल्स लिखिएगा, उसके बाद में कैबिनेट मिशन लिखिएगा, उसके बाद में तेभागा मूवमेंट और उसके बाद में तेलंगाना पीसेंट रिवोल्ट आप लिखिएगा। कुल मिलाकर के मेरे लिखने में थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ठीक है, मेरी गलती है थोड़ी सी। लेकिन आप जब नोट्स बनाएं तो आप क्रोनोलॉजी से बनाएं, डेट देखकर, ठीक है। जो घटना पहले घटी आप उसको अपने कॉपी में नोट्स में पहले लिखिए और बाद वाली घटना को बाद में लिखिए, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा नोट्स बनाते समय। तो अब हम लोग देखते हैं तेभागा मूवमेंट, जो कि सितंबर 1946 में एक घटना घटी थी। यह घटना बंगाल के 24 परगना जिले और उसके 4000 आसपास के जो गांव थे, वहां पर यह आंदोलन, वहां पर यह विद्रोह हुआ था। यह किसान विद्रोह था, ठीक है। इसका नाम तेभागा इसलिए पड़ा, बंगाल में
तेभागा का मतलब है 3 भाग, ठीक है, 1/3। तेभागा का मतलब है 1/3, ठीक है। चलिए देखते हैं अ पीसेंट मूवमेंट ऑफ बंगाल बाय किसान सभा या ऑल इंडिया किसान सभा, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक पीसेंट विंग है, एक सैनिक विंग है। तो ये जो आंदोलन किया गया था एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा बंगाल में किया गया था, जिसमें भाग लेने वाली महत्वपूर्ण संस्था थी किसान सभा, जो कि सीपीआई की एक ऑर्गेनाइजेशन है। डिमांड क्या था इस आंदोलन का? डिमांड वाज टू रिड्यूस द लैंडलॉर्ड शेयर फ्रॉम 1/2 टू 1/3, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है आपको कि उस समय जो जमींदार लोग थे वो किसानों से जितना उपज होता था उसका 1/2 यानी 50% के आसपास टैक्स के रूप में ले लेते, लेकिन किसान चाहते थे कि इसका 3 भाग होना चाहिए। 2 भाग किसान रखेगा, 1 भाग लैंडलॉर्ड को देगा, यानी हम 1/2 की जगह 1/3 ही लैंडलॉर्ड को देंगे। इसीलिए इसको कहा गया तेभागा या तेभागा मूवमेंट, ठीक है। ठीक, तो यह आंदोलन इस डिमांड से शुरू किया गया था। धीरे धीरे जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिस आंदोलन में इन्वॉल्व होगी वो वायलेंट हो ही जाएगा, ठीक है। तो यह आंदोलन भी अल्टीमेटली वायलेंट जो है वो हो गया था। मुस्लिम लीग लेड गवर्नमेंट इनेक्टेड बर्गदारी एक्ट। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सत्ता थी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन को देखते हुए एक कानून बनाया था जिसका नाम था बर्गदारी एक्ट। इस एक्ट में कहा गया था कि जो मांग किसान की है उसको मान लिया जाएगा, अर्थात आज के बाद 1/3 हिस्सा जमींदार को जाएगा और 2/3 हिस्सा किसानों के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन यह एक्ट पास तो हो गया था, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था। और उसके बाद में फिर ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में थी उसने एक कमीशन बिठाला था इस आंदोलन के चलते। उस कमीशन का नाम था द बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे चार्ल्स फ्लाउट, इसलिए उसको फ्लाउट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि किसानों की मांग जायज है और शेयर प्रॉपर्स माने किसान के हिस्से में ही इन्होंने फैसला दिया था। लेकिन हालांकि उस फैसले पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था और अल्टीमेटली उसका इंप्लीमेंटेशन 1950 में भारत में जब आजाद हो जाएगा तब जाकर के कहीं हो पाता है, ठीक है। तो यह आंदोलन सितंबर 1946 में चला है, लेकिन 1951 तक यह चलता रहा है, ठीक है। यह हुआ था 24 परगना बंगाल में, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण लीडर जो भाग लिए थे वो थे कंसारी हलधर और रास बिहारी घोष, दो अलग अलग व्यक्ति, रास बिहारी घोष, चारू मजूमदार, ये महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये पार्टली सक्सेसफुल रहा था, कुछ हद तक इनकी डिमांड मानी गई थी, लेकिन पूरी डिमांड इनकी 1950 में मानी जाएगी, ठीक है। आजादी के बाद इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए बर्गदारी एक्ट दोबारा से बनाया गया और इसको इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी इस एक्ट से काफी कुछ समस्याएं खत्म नहीं हुई, तो आगे चल करके बंगाल में ऑपरेशन बर्गा 1977 में चलाया गया था, जिसमें लैंड सीलिंग का काम किया गया था, अर्थात जिन लोगों के पास एक लिमिट से ज्यादा लैंड है वो उनसे छीन करके जिनके पास लैंड कम है या नहीं है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लैंड बर्गा माने किसान, ठीक है, चलाया गया। तो ये था तेभागा आंदोलन। अब अगला महत्वपूर्ण आंदोलन है तेलंगाना पीसेंट रिवोल्ट। यह भी एक किसान आंदोलन है जो अक्टूबर 1946 में होता है। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो पहले आप इलेक्शन वाला करेंगे जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद में ये रॉयल इंडियन नेवी का करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप कैबिनेट मिशन करेंगे, उसके बाद तेभागा और उसके बाद तेलंगाना, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक किसान आंदोलन था, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में। तो आप देखिए रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट, तेभागा रिवोल्ट, तेलंगाना रिवोल्ट, इन तीनों रिवोल्ट में जो लीडरशिप प्रोवाइड की जा रही है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पीसेंट रिवोल्ट था लेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन तेलंगाना रीजन ऑफ हैदराबाद प्रिंसली स्टेट्स। हैदराबाद ये जो तेलंगाना पीसेंट रिवोल्ट है ये ब्रिटिश इंडिया में नहीं हो रहा है, ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हो रहा है, ये आपको याद रखना। ये हैदराबाद में प्रिंसली स्टेट्स अर्थात हैदराबाद के राजा और उसके द्वारा जो जमींदार थे उनके खिलाफ ये विद्रोह चल रहा है, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ये विद्रोह नहीं है, इसको ध्यान रखना। तो ये प्रिंसली स्टेट तेलंगाना में हुआ था अगेंस्ट फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ वारंगल एंड बीदर।
वारंगल और बीदर में कुछ जमींदार लोग थे जो किसानों का शोषण करते थे, उन्हीं के विरुद्ध में ये आंदोलन हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, चूंकि जो वहां पर जमींदार थे उनको कई नामों से जाना जाता था, उनको दस्तकार भी कहते थे, देशमुख भी कहते थे, जमींदार कहते थे, कई नाम, इसलिए मैंने यहां पर लिखा फ्यूडल लॉर्ड्स, माने जमींदार टाइप के लोग। ठीक है, उनका समर्थन वहां के जो निजाम थे हैदराबाद के राजा, ठीक है, उनका नाम था उस्मान अली खान, वो इन जमींदारों का समर्थन करते थे क्योंकि उन जमींदारों से अच्छी खासी पैसा निजाम को मिलता था। इसलिए अल्टीमेटली ये जो विद्रोह है ये पहले तो जमींदारों के खिलाफ था, बाद में ये खुद हैदराबाद के निजाम के खिलाफ ये विद्रोह हो गया था। ठीक है, आगे चल करके 1948 आते आते तक जब भारत को आजादी मिल जाती तो भी ये आंदोलन चलता रहेगा, और 1948 आते आते तक हैदराबाद का निजाम मन बना लेता है कि मुझे पाकिस्तान में मिलना है, और उधर भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसको जो है भारत में मिला लिया जाए। तो अब हैदराबाद के निजाम को दो तरफ से मुसीबत झेलनी पड़ रही है, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ भारत सरकार हैदराबाद को भारत में मिलाना चाहती है। इन दोनों आंदोलनों को हैदराबाद के निजाम ने दबाने के लिए एक पैरेलल मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था रजाकार मूवमेंट। रजाकार कौन थे? रजाकार हैदराबाद के निजाम के प्राइवेट मिलिट्री थी, ठीक है, जिसको उन्होंने ट्रेंड करवाया था। ये जो प्राइवेट मिलिट्री थी रजाकार, उनको रजाकार कहते थे, उन्होंने सीक्रेट रूप से आंदोलन चलाया था और देखा था कि जो जो हैदराबाद के निजाम का विरोध कर रहे हैं उनको या तो मरवा दिया गया या उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया, ठीक है, उनको कुल मिलाकर के दूर कर दिया गया आंदोलन से। यह था रजाकार आंदोलन उन्होंने चलाया था। अल्टीमेटली 1948 में भारत सरकार ने पुलिस एक्शन के माध्यम से हैदराबाद को जो है भारत में मिला लिया था, और तब जाकर के कहीं इस आंदोलन का रिजल्ट जो है वो निकला था। ठीक है, ये पूरी कहानी आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक सशस्त्र विद्रोह था जिसमें आर्म्ड रिबेलियन हो गया था। ठीक है, डिमांड्स, इसमें डिमांड क्या थी? इसमें दो डिमांड थी किसानों की। पहला, एंड एक्सप्लॉइटेड बॉन्डेड लेबर, वहां पर जो जमींदार लोग होते थे वो बंधुआ मजदूरी कराते थे किसानों से, तो एक तो उसको खत्म किया जाए। दूसरा, राइटिंग ऑफ ऑल डेब्ट्स, किसानों के जितने भी कर्ज है वो सब माफ कर दिए जाए। ठीक है, ये दो डिमांड थी जो कि अल्टीमेटली जब हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया है तब वो पूरा होगा। अब बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है कैबिनेट मिशन, जो कि मार्च में आया है, इसलिए मैं ऊपर डेट लिख देता हूं, आप क्रोनोलॉजी में ही लिखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, कैबिनेट मिशन, ब्रिटेन की सरकार ने इस मिशन को भारत भेजा था। ठीक है, क्या है चलिए इसको देखते हैं। It came to discuss the transfer of powers from British government to Indian leadership. अब परिस्थितियां बदल चुकी थी, एलाइड पावर यूएस, रशिया वगैरह ब्रिटेन पर दबाव बना रहे थे, भारत में भी कई प्रकार के आंदोलन चल रहे थे। इन सब आंदोलनों के कारण, इन सब परिस्थितियों के कारण भारत की, ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने सोचा कि अब भारत का फाइनल हल निकालने का समय आ गया है, अर्थात अब भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, सो दैट, ताकि ब्रिटिश लोग पावर ऑफ ट्रांसफर कर सके इंडियन लीडर्स। ठीक है, इसके अलावा एक और उद्देश्य था, प्रिजर्विंग इंडियाज यूनिटी एंड ग्रांटिंग इट्स इंडिपेंडेंस, भारत की एकता अखंडता को भी बनाए रखें। अंग्रेजी सरकार भी चाहते थे कि भारत कई टुकड़ों में बंट करके आजाद ना हो, बल्कि इस तरीके से आजाद हो कि भारत की यूनिटी बनी रहे, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया अंग्रेजों के फेवर में भी था। ठीक है, और भारत को आजादी देना है, इस उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन को भारत में भेजने के तीन उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, दूसरा था भारत की यूनिटी को बनाए रखना, और तीसरा था भारत को अल्टीमेटली आजाद करने के लिए एक प्रोग्राम चॉक आउट करना, एक प्रोग्राम बनाना। ठीक है, formulated and initiated by Labour Party British PM क्लीमेंट एटली। ये कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव थे, इसको क्यों भारत भेजा जाए, कब भारत भेजा जाए, इसके क्या प्रोविजंस होंगे, इसको बनाने का काम, उसको शुरू करने का काम किया था लेबर पार्टी के प्रेसिडेंट, के प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली ने। और जब ये मिशन भारत आया था तो उसमें जो ब्रिटिश पीएम थे, उन ब्रिटिश पीएम के कैबिनेट के तीन महत्वपूर्ण नेता इस मिशन में शामिल होकर के आए थे, इसलिए इसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इसका नाम इसलिए है क्योंकि कैबिनेट माने क्या होता है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण मंत्री ये मुद्दा सुलझाने भारत आए थे, जिसमें तीन महत्वपूर्ण मंत्री थे। पहला थे पैथिक लॉरेंस, जो कि उस समय
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे। दूसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो इसके पहले भी भारत क्रिप्स मिशन के रूप में आ चुके थे। इस समय वो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, यानी एक प्रकार से वहां पर व्यापार मंत्री थे। और तीसरे थे A.V. अलेक्जेंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी। एडमायरलिटी माने एडमिरल, जो कि एक नेवी में पोस्ट होता है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल हेड थे नेवी के। इन तीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भारत भेजा था और उसका नाम रखा गया था कैबिनेट मिशन, क्योंकि ये तीनों ब्रिटिश पीएम के कैबिनेट के मेंबर थे। अब ये जब तीनों भारत में आए तो भारत में लॉर्ड बेवेल भारत के वायसराय ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड बेवेल, ये लोग जब चर्चा करते थे, बातचीत करते थे, तो इनकी मीटिंग में शामिल तो होते थे लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते थे। पार्टिसिपेट माने अपना कुछ मत, अपनी कुछ राय अपने तरफ से नहीं रखते थे, ठीक है। तो रिमेन प्रेजेंट बट नॉट पार्टिसिपेटेड, बस बैठे चुपचाप उनकी बात सुनते थे, देखते थे, ठीक है, लेकिन अपने तरफ से कोई पॉइंट वो रखने की स्थिति में नहीं थे। बैकग्राउंड, कैबिनेट मिशन भारत में क्यों भेजा गया, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, भारत में कई प्रकार के आंदोलन चल रहे थे। आईएनए ट्रायल्स के समर्थन में, फिर रॉयल इंडियन नेवी ने म्यूटिनी कर दिया, जिसके कारण भारत की सेना, भारत की जनता, भारत के किसान, सभी जगह भारत के छात्र, सभी जगह तरह तरह के विद्रोह भारत में हो रहे थे। और इससे अंग्रेजों को यह पक्का विश्वास हो गया कि अब जब सेना ही ने हमारा साथ छोड़ दिया तो फिर अब भारत में हम राज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये विद्रोहों के चलते भी कैबिनेट मिशन भेजने के लिए ब्रिटिश सरकार मजबूर हुई। दूसरा था एलाइड पावर प्रेशर। एलाइड पावर में अमेरिका का काफी प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर, जल्दी ये मामला निपटाओ यार, ठीक है। तीसरी बात, गवर्नमेंट चेंज इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी आई थी और वो खुद भारत की एक हितैषी पार्टी थी, इसलिए भी ब्रिटेन और ब्रिटेन के लोगों का मन मस्तिष्क बदला और भारत का मामला उन्होंने सुलझाने की जो है बात सोची। इसके पहले तो कोशिश चल रही थी कि कुछ भी ऐसा किया जाए, भारत को जितना ज्यादा छूट दिया जा सके दे दिया जाए, लेकिन आजादी न दें। लेकिन लेबर पार्टी आई, उसने मन बना लिया कि छूट वूट से काम नहीं चलेगा, सीधे हम आजादी देंगे भारत को। डिफरेंशिएट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। कैबिनेट मिशन के आने का एक उद्देश्य यह भी था कि इनके डिफरेंस को कम कर दें, क्योंकि जब तक ये दो बड़ी पार्टियां इकट्ठी नहीं होगी तब तक भारत का जो इंडिपेंडेंस है वो मुश्किल में रहेगा। फेल्योर ऑफ अर्लियर अटेम्प्ट्स, इसके पहले भी अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, कई प्रयास अंग्रेज सरकार ने किया लेकिन वो सब असफल रहे, तो इसलिए भी कैबिनेट मिशन भेजना पड़ा। रफली ऑल इंडिया डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस, लगभग भारत में सब जगह, कुछ एक को छोड़कर सभी जगह भारत में इंडिपेंडेंस की डिमांड जो है वो चल रही थी। नेशनलिस्टिक फीलिंग विद इन आर्म्ड फोर्सेस, सेना के भीतर जबरदस्त भारत के प्रति राष्ट्रवादी भावना काम कर रही थी, जिससे अंग्रेजों को लग गया था कि अब यह सेना हमारी मदद करने वाली नहीं है, तो अब कुछ ना कुछ एक सम्मानजनक निष्कर्ष निकालना जरूरी है। इसके पहले ये भारत के लोग पागल हो जाएं, हमें मारें, हमें कूटें, हमें यहां से भगाएं, अपमानित होकर भागें, उससे बेहतर है कि हम ही कुछ इनिशिएटिव लें और सम्मानजनक तरीके से भारत को हम स्वतंत्रता दे दें, ताकि इतिहास हमें यह कहे कि कितने अच्छे थे अंग्रेज लोग, देखो स्वतंत्रता भारत को दे दिया। ये तमाम पृष्ठभूमि में कैबिनेट मिशन भारत आया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स क्या थे, फिर उसको किसने माना किसने नहीं माना, ठीक है। धन्यवाद।